नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। जब भी आप कोई बिजनेस न्यूज देखते हैं या किसी बैंकर से बात करते हैं तो एक शब्द जनरली आपको बार बार सुनने को मिलता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कोई भी लोन इन एडवांस जो है वो एनपीए कब हो जाता है, क्या टर्म कंडीशन रहता है जिस केस में आपका टर्म लोन हो या आपके बिजनेस के लिए कैश क्रेडिट में सीसी लोन हो या आप अपने एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए या एग्रीकल्चर वर्क के लिए अगर केसीसी लोन लिए हैं तो वो किस केस में एनपीए हो जाएगा और एनपीए होने के बाद आपके अकाउंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि इसके बाद से आपको एनपीए से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्म लोन देखते हैं कि टर्म लोन के केस में कोई भी अकाउंट एनपीए कब होगा। तो टर्म लोन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओवरड्यू। मीन्स कोई भी अकाउंट ओवरड्यू कब होगा, वो चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे कार लोन हो या कोई बिजनेस में आपने टर्म लोन ले रखा है, तो इन सभी प्रकार के टर्म लोन के केस में वो अकाउंट ओवरड्यू कब होगा। तो जब ईएमआई, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ड्यू डेट पे अगर नहीं करेंगे तो उस केस में वो अकाउंट क्या हो जाएगा, ओवरड्यू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंट ओवरड्यू होने के बाद से वो एनपीए कब होगा। तो सबसे पहले अगर ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं किया तो ओवरड्यू स्टार्ट हो जाता है। अब बैंक में चूंकि कलेक्शन पर्पज के लिए मींस कम से कम एनपीए रहे बैंक में, तो इसके लिए 3 स्टेज बनाया गया है। मींस SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। मींस आपके अकाउंट को इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि इसमें किसी तरीके से रिकवरी करना है, क्योंकि अगर ये रिकवरी नहीं होता है तो ये अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। मींस इस एसेट से बैंक को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर समय से रिकवरी नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं SMA 0 क्या है। मींस जो भी ओवरड्यू हुआ है, मींस जो भी आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट समय से नहीं किया है और अकाउंट अगर आपका ओवरड्यू हो गया है तो ओवरड्यू के 30 दिन तक जो रहता है वो SMA 0 रहता है, 31 से 60 दिन तक SMA 1 रहता है और उसके बाद जो रहता है वो SMA 2 रहता है 61 से 90 दिन तक। ध्यान रखना है, बैंक हर स्टेज पे आपको कांटेक्ट करती है और प्रयास करती है कि रिकवरी समय से हो जाए, लेकिन अगर आपका रिकवरी 90 डेज तक नहीं होता है तो जो ही आपका अकाउंट मोर देन 90 डेज होगा, आपका जो टर्म लोन है वो एनपीए मार्क कर दिया जाएगा। और जो ही आपका टर्म लोन एनपीए होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका अनरियलाइज इंटरेस्ट है वो बैंक के द्वारा रिवर्स कर दिया जाएगा। इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सीसी में अकाउंट एनपीए होने का रूल थोड़ा सा टर्म लोन से अलग है। मींस टर्म लोन में हम लोगों ने क्या दिया था कि अगर हमारा अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है तो ओवरड्यू के 90 डेज के बाद हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है। मींस SMA 0, 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद भी अगर रिकवरी नहीं होता है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। लेकिन सीसी में थोड़ा सा रूल अलग है। सीसी में ओवरड्यू का कंसेप्ट नहीं है। ओवरड्यू का कंसेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ड्यू डेट नहीं है किसी ईएमआई का। तो इस केस में जो कंसेप्ट रहता है वो क्या रहता है, अकाउंट के आउट ऑफ ऑर्डर होने का। अब कोई भी सीसी मींस कैश क्रेडिट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर होने का जो पहला कंडीशन है कि अगर हमारा जो भी बैलेंस है कंटिन्यूअसली, अगर हमारा जो भी लिमिट है, सीसी में हम लोग क्या करते हैं, सीसी में बैंक हमें एक लिमिट दे देती है। लाइक मान लीजिए हमारा 10 लाख का लिमिट है, तो ये लिमिट हमें बैंक दे दी है कि आप इस लिमिट में पैसा विड्रॉ करें, डिपॉजिट करें, अपना ट्रांजैक्शन करें।
तो दो केस जनरली सीसी में बनता है। पहला, अगर आपका जो भी लिमिट सैंक्शनड है, अगर उस लिमिट से ज्यादा अमाउंट, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का लिमिट सैंक्शन है और आपका अकाउंट जो है 10 लाख से ज्यादा अगर लगातार 90 दिन तक रह जाता है, तो उस केस में आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा और आपका खाता एनपीए मार्क कर दिया जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट केस रहता है कि भले से आपके अकाउंट में पैसा है, मीन्स आप लिमिट के अंदर हैं, लेकिन 90 डेज तक जो भी इंटरेस्ट उस अकाउंट पे लगा है, अगर उतना अमाउंट भी आप उस अकाउंट में सर्व नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी आपका जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है और आपका अकाउंट एनपीए मार्क कर दिया जाता है। अगर हमारा अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि बोरोवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक के रिकॉर्ड में क्या रहता है, और अगर अकाउंट को हमें वापस रेगुलर करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर हमारा लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक अपने तरफ से फॉलो अप करती है, रिकवरी का प्रेशर बढ़ जाता है। फर्दर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपका सिविल खराब हो जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री, रिपेमेंट इमेज वीक हो जाता है, जिसके कारण सिविल आपका डाउन हो जाता है। अकाउंट रेगुलर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अकाउंट रेगुलर नहीं करेंगे तो ये जो ऊपर के 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। बैंक क्या करता है, जो ही बैंक एनपीए क्लासिफाई करता है, इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल वे में रिकॉग्नाइज नहीं होता है। इस केस में फिर केवल कैश इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होता है, जिसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे। एसेट क्लासिफिकेशन का फिर एज डिफाइन होने लगता है एनपीए के बाद, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, इन सब का क्या है, ये आरबीआई ने अपने आईरेक नॉर्म जो है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन में ये कैटेगरी दे रखा है कि अगर आपका कोई अकाउंट एनपीए हो गया है तो उस केस में जब तक ये सब स्टैंडर्ड में रहेगा तो उसमें प्रोविजन का नॉर्म्स कुछ और है, मींस बैंक अपना लॉस रिकॉग्नाइज करती है। अगर डाउटफुल हो तो थोड़ा सा लॉस बढ़ा के प्रोविजनिंग किया जाता है, और अगर लॉस हो जाए तो कुछ कुछ केस में 100% तक का प्रोविजनिंग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है बैंक के पर्सपेक्ट से। अगर हमको रेगुलर करना है तो सबसे पहला चीज क्या है कि हम अरियर आइडेंटिफाई करें कि हमारा कितना अमाउंट बैंक का ड्यू है हमारे ऊपर, और कंप्लीट अमाउंट प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट हम पे करेंगे, बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक हमारा अकाउंट रेगुलर कर देगा। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि आप अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया और आप एक ईएमआई पे करें और आपका अकाउंट रेगुलर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर लोन के साथ क्या कंडीशन रहता है। अभी हम लोगों ने 90 डेज का रूल पढ़ा कि टर्म लोन अगर हमारा 90 डेज ओवरड्यू हो जाएगा तो एनपीए हो जाएगा। अगर हमारा सीसी है और उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट सर्विंग नहीं होता है 90 डेज तक, या हमारा अकाउंट ओवर सैंक्शन रहता है, सैंक्शन लिमिट से ज्यादा रहता है अगर हमारा अकाउंट 90 दिन तक, तो उस केस में भी एनपीए हो जाता है। लेकिन ये केस केसीसी के साथ नहीं है। केसीसी में दो चीजें हम लोग देखते हैं कि क्या हमने जो लोन दिया है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए है या लॉन्ग टर्म क्रॉप ड्यूरेशन के लिए है। अगर हमने शॉर्ट टर्म क्रॉप ड्यूरेशन के लिए लोन दिया है तो उस केस में जो भी हमारा ड्यू डेट रहता है, उस ड्यू डेट से 2 सीजन तक अगर ओवर ड्यू होता है हमारा अकाउंट, मीन्स मान लीजिए कि अगर हमारा 31 दिसंबर ड्यू डेट रहता है तो उस केस में एक 30 जून का क्रॉप सीजन रहेगा और पुनः एक 31 दिसंबर का क्रॉप सीजन रहेगा। ये दोनों क्रॉप सीजन तक अगर ये अकाउंट ओवर ड्यू रहता है तो उस केस में एनपीए होगा। लॉन्ग टर्म क्रॉप ड्यूरेशन वाले चीजों में क्या रहता है, एक सीजन तक, मीन्स मान लीजिए अगर 31 दिसंबर ड्यू डेट है तो नया जो उसका ड्यू डेट आएगा वो 31 दिसंबर अगले साल में आएगा। वहां तक भी अगर हमारा अकाउंट ओवर ड्यू रहता है तो उस केस में हमारा जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। अब एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सब चीजों का। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं टर्म लोन का। अगर कोई टर्म लोन हमने ले रखा है और उसके ईएमआई का डेट अगर हमारा 31 जुलाई 2026 है,
अगर हम 31 जुलाई 2026 को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अगर हम पे नहीं करते हैं तो उस केस में यहां से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ओवर ड्यू हो जाएगा। और ओवर ड्यू होने के बाद से अगर ये अकाउंट 90 दिन तक ओवर ड्यू रहता है, मीन्स अगर 90 दिन तक आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में ये अकाउंट एनपीए मार्क कर दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैश क्रेडिट का। कैश क्रेडिट में हमने दो चीजें डिस्कस किया था कि अगर हमारा लिमिट मान लीजिए 10 लाख रुपया है, अगर जो भी हमारा सैंक्शन लिमिट है सीसी का वो 10 लाख रुपया है और हमारे अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो 10 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है और ये जो ज्यादा आने वाला अमाउंट जो है अगर 90 दिन तक कंटिन्यू रहता है तो उस केस में हमारा ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है और हम उसे एनपीए मार्क कर देते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर मान लीजिए हमारा सैंक्शन लिमिट 10 लाख रुपया है और हमारे अकाउंट में अभी भी 8 लाख डेबिट है, मींस अभी भी हमारे पास 2 लाख का लिमिट इसमें बचा हुआ है जो हम विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश क्रेडिट का कि कब हमारा अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा, मींस एनपीए मार्क होगा। तो उसके लिए अगर मान लीजिए हमारा सैंक्शन लिमिट सीसी का 10 लाख रुपया है जिसमें हमारे स्टॉक स्टेटमेंट या अन्य डॉक्यूमेंट के बेस पे बैंक ने हमें 8.5 लाख रुपए का डीपी दिया है, मींस ड्रॉइंग पावर दिया है कि आप 8.5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हमारे उस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 1 जनवरी को 9,20,000 रुपया हो जाए, मींस हमारे ड्रॉइंग पावर से 70,000 रुपया ज्यादा हो जाए, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इर्रेगुलर अमाउंट भी कहते हैं। मींस अगर हमारा जो भी 8,50,000 का ड्रॉइंग पावर था उससे ज्यादा अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस है, मींस 9,20,000 रुपया अगर 1 जनवरी को बैलेंस है और ये बैलेंस 31 मार्च तक कंटिन्यू रहता है, मींस 90 डेज तक हमारा अकाउंट इरेगुलर चलता है, तो उस केस में हमारा अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा और एनपीए मार्क कर लिया जाएगा। दूसरा केस देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ। मान लीजिए हमारा ड्रॉइंग पावर लिमिट 7,80,000 का है, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज अगर 24,000 रुपया लग रहा है और हमारा टोटल क्रेडिट जो लास्ट 90 डेज में है वो मात्र 15,000 रुपया हुआ है। तो हमें अभी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा इंटरेस्ट लग रहा है अगर उससे कम अकाउंट सर्व होगा 90 डेज तक तो उस केस में हमारा अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा और ये एनपीए मार्क कर दिया जाएगा। टर्म लोन के केस में हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा मंथली ईएमआई 25,000 का जो है वो 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च इस तरह से ड्यू डेट है उसका, और अगर हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ 5 जनवरी को तो इस डेट पे हमारा ये अकाउंट ओवर ड्यू हो जाएगा। और ओवर ड्यू से हम देखेंगे कि अगर 5 जनवरी से 5 अप्रैल तक अगर ये अकाउंट ओवर ड्यू रहा, मींस 3 ईएमआई ओवर ड्यू रहा, तो उसके बाद से ये अकाउंट हमारा एनपीए हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना है। 5 अप्रैल तक अगर ओवर ड्यू रहा तो कम से कम 3 ईएमआई जो भी है अगर इसको हमें रेगुलर कराना होगा तो कम से कम 3 ईएमआई पे करना होगा, उसके बाद ही रेगुलर होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 5 अप्रैल को अकाउंट एनपीए हो गया और उसके बाद से 1 ईएमआई पे करके आप उसको रेगुलर करा लें तो ये संभव नहीं है। अगर कोई भी अकाउंट हमारा एनपीए हो जाए उसके बाद से बैंकिंग अकाउंटिंग में क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो जो सबसे पहला इंपैक्ट है कि एनपीए होने पे इंटरेस्ट का जो रिकॉग्निशन है वो कैश बेसिस पे होता है। इन जनरल हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा, मींस चाहे वो रिकवर हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर इंटरेस्ट लग गया है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपने इनकम में। लेकिन अगर अकाउंट एनपीए मार्क हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारा 36,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा है, 12,000 रुपए मंथली।
लेकिन हम 36,000 रुपए को इनकम में नहीं ले जाएंगे अगर ये अकाउंट एनपीए हो गया। तो इस केस में हम देखेंगे कि इस 36,000 रुपए में से क्या रिकवरी हुआ है। अगर मान लीजिए 15,000 रुपया रिकवरी हुआ तो 15,000 ही इनकम में लेके जाएंगे, बाकी चीजें हमारे इनकम में नहीं जाएगा। इस केस में होता क्या है जनरली, मान लीजिए 3 महीने में आपने 12,000 रुपए 36,000 रुपए के हिसाब से अपना इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो जो ये अकाउंट एनपीए होता है तो जितना रिकवरी हो चुका है, बाकी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं इंटरेस्ट को। ये जो इम्पैक्ट रहता है एनपीए के बाद इंटरेस्ट का रहता है। इंटरेस्ट सब नहीं हुआ, क्रेडिट इंटरेस्ट से कम है, तो उस केस में 90 डेज में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हमारा सीसी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। टर्म लोन के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर ओवर ड्यू 90 दिन तक रहता है तो उस केस में हमारा अकाउंट जो भी है वो एनपीए हो जाएगा। और हम लोगों ने एग्रीकल्चर लोन के केस में देखा था कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाला अगर क्रॉप सीजन का है तो 2 सीजन देखते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो 1 सीजन देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिटेल में समझा कि कैश क्रेडिट या टर्म लोन या एग्रीकल्चर लोन कब एनपीए होता है। तो ध्यान रखना है कि आप अपने लोन में ये ध्यान रखें कि आपका लोन एनपीए न हो और किसी भी प्रकार के इरेगुलरिटी से आप बचे रहें, आपका सिविल इंपेक्टेड न हो। थैंक यू।